यस नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आपके साथ योगेश कलाल। आज हमारा बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर चल रहा है। उसमें हम आर्थिक भूगोल का जो टॉपिक है उसी में हम आज जलीय परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा टॉपिक है आज का नहरी मार्ग, कैनाल रूट्स। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज नहर। नहर का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं। आंतरिक, अब नहर के बारे में बता देता हूँ। नहर आंतरिक भागों में स्थित किसी प्रमुख नगर को नहर द्वारा सागर तट से जोड़ दिया जाता है। किससे? सागर तट से जोड़ दिया जाता है, या दो बड़ी नदियों या सागरों को जल नहर बनाकर जोड़ दिया जाता है। जल नहर बनाकर जोड़ दिया जाता है, उससे जल यातायात के लिए किया जाता है। उससे हम क्या कहते हैं? नहर कहते हैं। उसका उपयोग जो होता है वो हम यातायात के लिए, जल यातायात के लिए करते हैं। जैसे पनामा नहर एग्जाम्पल के लिए, कील नहर और स्वेज नहर। इन नहरों के बारे में ही हम विस्तृत आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे नहर मार्गों का इतिहास। अब नहर मार्ग कैसे अस्तित्व में आए इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नहर मार्ग विश्व में सबसे पहले किसने बनाई, इसके प्रमाण तो हमें अभी आज तक पता नहीं चला है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल से ही नहरी व्यवस्था में प्रचलित थी। किसमें? नहरी व्यवस्था में प्रचलित थी। अगर हम बात करें, मिस्र, चीनियों, बेबीलोनियों और भारतीयों ने नहरों का उपयोग कई शताब्दियों पूर्व में ही किया था। मतलब कई सालों से पहले ही नहरों का उपयोग कई शताब्दियों पूर्व में ही किया था। ठीक है, मिस्रवासी ने 700 से 600 वर्ष पूर्व नील नदी और लाल सागर को मिलाने के लिए 37 मील, कितनी? 37 मील लंबी और 700 फीट चौड़ी तथा 40 फीट गहरी एक झील का निर्माण किया था। इस प्रकार से इसे 600 ईसा पूर्व 600 में चीन ने बड़ी नहर का निर्माण किया। और जैसे हम बात करते हैं नेदरलैंड को हॉलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, नेदरलैंड और पश्चिमी यूरोप में रोमन काल में नहरें बनाई गई थी। और आधुनिक युग में व्यापारिक नहरों का निर्माण, जैसे अब बात करें हम, स्वेज नहर का निर्माण जो है वो 1859 में शुरू हुआ था। और विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं, जैसे स्वेज नहर का पूर्ण काम 1869 में पूर्ण हुआ था। पनामा नहर 15 अगस्त 1914 को, और जो कील नहर है उसका निर्माण इसके साथ ही शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो नहर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्वेज नहर के बारे में। ठीक है, स्वेज नहर विश्व के सर्वाधिक सबसे बड़े जहाजी नहर है। मतलब इसमें जहाज, बड़ी बड़ी जो जहाज़ें होती हैं उनका आना जाना रहता है इसी नहर पर। स्वेज जल डमरू को मध्य को काटकर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में बनाई गई है। और यह 1956 में, कब? 1956 में। चलो यहाँ पे एक, जैसे मैंने आपको कुछ बातें बताई है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, हालांकि इसके बारे में बता नहीं पाया था मैं। नगरों का महत्व, विश्व में सर्वाधिक नहरें हैं वो कहाँ पर है? तो यूरोप में है। फ्रांस एवं जर्मनी में तो नहरों का क्या बिछा हुआ है? जाल बिछा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर नहरें कहाँ पर है तो फ्रांस और जर्मनी में है। जहाजी नहरों को लंबाई चौड़ाई काफ़ी होती है, जिससे बड़े बड़े जहाज निकल सकते हैं। और कई देशों के बीच में समुद्री दूरी बहुत कम हो जाती है। सड़कों, रेलों और नदियों के साथ साथ यह भी देश के भीतरी व्यापार के लिए क्या होता है? इससे फायदा मिलता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर आपके मैप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर अफ्रीका का महाद्वीप है। ठीक है, अब अफ्रीका का महाद्वीप है, भारत यहाँ से है। देखो, ये भूमध्य सागर से जाने के लिए ये नहर की व्यवस्था की गई। इसी को हम क्या कहते हैं? स्वेज नहर। ये लाल कलर में जो आपको दिख रही होगी ये स्वेज नहर है। इस प्रकार से इसका आना जाना होता है यहाँ पे। अगर ये नहर नहीं होती तो हमें कितना, जैसे येलो में देख सकते हो, तो ये इतना में ईंधन का नुकसान होता है, कई किलोमीटर का नुकसान। तो मतलब कितना, बहुत सारा नुकसान होता है। इसी के फायदे की जैसे हमें स्वेज नहर का जो आज उपयोग है उसका फायदा मिलता है। ठीक है, अब मैं स्वेज नहर के बारे में बताने वाला हूँ। स्वेज नहर सबसे बड़ी जहाजी नहर है। स्वेज जल डमरू के मध्य को काटकर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच बनाई है। किसके बीच? लाल सागर के बीच बनाई है। और 1556 में यह नहर मिस्र के अधीन थी। किसके? मिस्र के अधीन। और इससे पूर्व इस नहर पर अधिकार फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का। नहर के साथ एक बात और बता दूं, एक साथ दो जहाज नहीं चलते हैं। एक दिन में
24 जहाज ही आर पार आ सकते हैं। ठीक है, आर पार एक जहाज आने के लिए पहले से पता करना पड़ता है कि कोई जहाज आ तो नहीं रहा है, क्योंकि लंबा भी है प्लस एक ही जहाज, एक साथ 2 जहाज नहीं निकल सकते। मैंने बताया ना, क्रॉस में नहीं हो सकता। इस नहर का सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय बहुत महत्व है और ये 2 संस्कृतियों को जोड़ता है। एक तो पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी औद्योगिक संस्कृति और पूर्वी कृषि संस्कृति को जोड़ता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसकी जो खुदाई हुई थी वो इसका निर्माण मैं बता रहा हूँ। 1859 में अलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांसीसी एक दूतावास के इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेप के निर्देशन, मतलब उनके निर्देशन में ये काम आरंभ हुआ। नहर का निर्माण 10 वर्ष लगे उनको पूर्ण होने में। कितना? 10 वर्ष लगे। और 1869 में नहर का उद्घाटन किया गया था। नहर की लंबाई 168 किलोमीटर थी और इसकी अधिक चौड़ाई 365 और इसकी जो गहराई वो 16.15 मीटर थी। और 1956 में मिस्र सरकार ने इस नहर का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन उसको मान्यता जो मिली राष्ट्रीयकरण की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वो 1967 में मिली। कब मिली? 1967 में मिली। ठीक है, स्वेज नहर का महत्व क्या है? तो एक व्यापारिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है और दूरी संबंधित भी महत्व है इसके लिए। और स्वेज नहर में कुछ बाधाएं भी हैं। 50 टन के जहाज आ जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। एक दिन में 24 जहाज आर पार कर सकते हैं, एक साथ 2 नहीं जा सकते हैं। ये कुछ बाधाएं भी हैं। ठीक है, इस नहर में गुजरने वालों को जहाज़ों को कर देना पड़ता है। माल से लदे जहाज़ों को प्रतिदिन करीब $2 देना पड़ता है, $2 देना पड़ता है और वयस्क यात्री के प्रति व्यक्ति के $2 देना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर टैंकर वाले जहाज है तो $2000 इसका टैक्स देना पड़ेगा। चलो आगे हम बात करते हैं। अब स्वेज नहर की जो बात कर रहे थे, स्वेज नहर आपको इस मैप के आधार पर बता सकता हूँ। देखो, भूमध्य सागर आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो ये झील है और ये बीच में एल क्वांट्रा, यहाँ पे टीना की खाड़ी है, पोर्ट सहित। देखो ये बीच में आप देख सकते हो इस प्रकार से ये ग्रेट ब्रिटेन झील के आसपास होके निकलती है। ठीक है, लिटिल बिटर झील, पोर्ट स्वेज और ये स्वेज की खाड़ी। ठीक है, ये आपकी स्वेज नहर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है। और तो ये किस प्रकार से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको ये कई किलोमीटर तक चौड़ी है। ठीक है, आपको छोटी सी दिख रही होगी सड़क नुमा, लेकिन ये इतनी नहीं है, ये बहुत ही लंबी है। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है पनामा नहर। ठीक है, इसका जो निर्माण पनामा नहर का हुआ, पनामा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को मिलाती है। इस नहर का उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1914 को 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। पनामा नहर 81.12 किलोमीटर लंबी है और पनामा नहर की चौड़ाई 160 मीटर गहरी है और 12.3 मीटर ऊंचा भाग समुद्र तल से है। कितना? समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसमें 3 लॉक भी लगे हुए हैं। एक तो है, इसका नाम है मीरा फ्लोर्स लॉक्स जो प्रशांत सिरे पर है, दूसरा पेड्रो मिगुएल लॉक्स और तीसरा है गातुल लॉक्स। ठीक है, तीसरा कौन सा लॉक है? गातुल। ठीक है, अब मैं पनामा नहर की बात कर रहा था। ये 2 को जोड़ती है उत्तरी अमेरिका। देखो ये पनामा नहर आपको नजर आ रहा होगा, बीच में लाइन पनामा बंदरगाह पनामा नहर, ये जो लाइन है ये पनामा नहर के रूप में है। ठीक है, यही क्या है? पनामा नहर। अब हम आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पे मैं बताया आपको 3 लॉक के बारे में बताया। ये आपके सामने गॉटून लॉक्स, ठीक है, जो अटलांटिक सिरे पर है, और जो दूसरा सिरा है यहाँ पे वो है पेड्रो मिगुएल्स, और तीसरा जो सिरा है वो है मिराफ्लोर्स लॉक्स। ठीक है, ये आपको मैंने इसके लॉक भी बता दिए किस प्रकार से हैं। ठीक है, नोट्स में और भेजूंगा, आप आराम से गहराई से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ उद्देश्य वो मैं बता दूं। पनामा नहर के उद्देश्य संयुक्त राज्य के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को दूरी कम करना, और दूसरी बात है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और दक्षिण अमेरिका के तट की दूरी कम करना। तीसरी बात, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और एशियाई देशों में चीन, जापान, फिलीपींस, वियतनाम आदि की दूरी को कम करना। ठीक है, और इसका भी महत्व जो है वो किसमें? दूरी संबंधी महत्व इसका है और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्व है। बाधा जिस प्रकार से यहाँ पर है वैसे जैसे स्वेज नहर में थी वैसी बाधा यहाँ पर भी है। ठीक है, हमने आज पनामा नहर और स्वेज नहर के बारे में पढ़ा, और कुछ नहीं समझ में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आगे हम पढ़ेंगे स्थल मार्ग के लिए। ठीक है, स्थल मार्ग के बारे में जानकारी लेंगे, फिर वायु परिवहन एक और बाकी रहेगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक। धन्यवाद।